इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर अपना 25वां है, मानव का उत्सर्जन तंत्र, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर में से कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं और कौन सी रिक्त स्थान है जो एग्ज़ाम के अंदर आ सकती है, उन सब के बारे में आज की इसी क्लास के अंदर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आपको ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो अच्छी तरह से याद करना है और अच्छी तरह से इसको समझना है। इसके लिए क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है। क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, वक्र का निर्माण होता है। सबसे पहला प्रश्न है, वक्र का निर्माण होता है। तो कौन से भाग में वक्र का निर्माण होता है, किससे वक्र का निर्माण होता है? ऑप्शन में बता रहा हूँ, एक्टोड्रम से, मेसोड्रम से, एंडोड्रम से, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सा भाग है जिनसे वक्र का निर्माण होता है? तो ऑप्शन सही होगा मेसोड्रम। किससे होगा वक्र का निर्माण? मेसोड्रम से होता है। अगला प्रश्न है, संग्रह नलिकाएं पाई जाती है। ठीक है, संग्रह नलिकाएं कहाँ पाई जाती है? प्रश्न नंबर 2। ऑप्शन सुनना, वलकुट में, मूत्राशय में, मध्यांश में और पेल्विस में। तो संग्रह नलिकाएं कहाँ पे पाई जाती है? मूत्राशय के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन सही कौन सा होगा? मूत्राशय। नेक्स्ट प्रश्न, दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में जल का कितना प्रतिशत भाग है अवशोषण होता है? प्रश्न ध्यान से सुनना। दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का कितना प्रतिशत भाग है अवशोषण होता है? ऑप्शन 19%, 25%, 29%, 40%। तो कितने प्रतिशत भाग का अवशोषण होता है? 25% भाग का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न, ग्लोमेरुलर निस्यंदन में होता है। ग्लोमेरुलर निस्यंदन में होता है। ऑप्शन यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिन, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर सही क्या होगा? उपरोक्त सभी, ये सब पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, वक्र के ऊपरी छोर पर स्थित ग्रंथियों को कहते हैं। वक्र होती है, जैसे मान लो कि ये वक्र की संरचना होती है, यहाँ पे ये एक वक्र पाया जाता है, दूसरा, तो इसके ऊपर यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को क्या बोला जाता है? ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवक्र ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। तो इस ग्रंथि का नाम क्या होता है? अधिवक्र ग्रंथि। अगला प्रश्न, रुधिर अपवन द्वारा किस रोग से ग्रसित व्यक्ति को जीवन काल बढ़ाया जा सकता है? रुधिर अपवन की क्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो कि जैसे हमारे रक्त में यदि यूरिया है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, उस यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विधि काम में ली जाती है, उसको रुधिर अपवन बोलते हैं। तो उसमें किस रोगी को बचाया जा सकता है? ऑप्शन है यूरेमिया, पथरी रोग, सिस्टीरिस और कॉन्टिन्यूरिया। तो यूरेमिया किसको बोलते हैं? यूरेमिया सही। इसमें क्या है? यूरेमिया। यदि रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाए तो उसको क्या बोला जाता है? यूरेमिया। अगला प्रश्न, मनुष्य होता है यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक, अमोनोटेलिक, उपरोक्त सभी। मनुष्य किस प्रकार का होता है? देखो ध्यान से समझना, मनुष्य है वो किस प्रकार का होता है? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक किसको बोला जाता है? वे प्राणी जो यूरिया है, यूरिया को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिक कहा जाता है। तो मनुष्य है वो अमोनिया को किस रूप में बदल देता है? यूरिया के रूप में बदलता है, और उस यूरिया को बाहर निकालता है, तो उसको क्या बोला जाता है? यूरियोटेलिक। तो देखो इसमें ये याद रखना, मनुष्य किस प्रकार का है? यूरियोटेलिक। उसके बाद में यूरिकोटेलिक किसको बोलते हैं? जो यूरिक अम्ल को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। और अमोनोटेलिक किसको बोलते हैं? जो अमोनिया को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालते हैं। तो मनुष्य किस प्रकार का प्राणी होता है? यूरियोटेलिक प्राणी। अगला प्रश्न, मानव वक्र की क्रियाविधि तथा संरचनात्मक इकाई। मानव वक्र होता है, उसकी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, उसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? ऑप्शन सुनना, नेफ्रॉन, पिरामिडीन, नेफ्रिडीन, हेलने का लूप।
तो क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन। वक्र नलिकाएं होती है उनको क्या बोला जाता है? वक्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अगला प्रश्न है, वक्र में ग्लूकोज का मुख्य अवशोषण कौन सा भाग करता है? ऑप्शन है हेनले का लूप, वोमन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं और दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं। तो वक्र में ग्लूकोज का मुख्य अवशोषण है वो कौन करता है? समीपस्थ कुंडलित नलिकाएं। अगला प्रश्न, यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है ऑप्शन वक्र में, यकृत में, हृदय में, प्लीहा में। तो यूरिया का संश्लेषण है वो कौन से भाग में होता है? यकृत के अंदर होता है। कौन से भाग के अंदर होता है? यकृत के अंदर यूरिया का संश्लेषण होता है। अगला, नेफ्रॉन्स में पूर्ण अवशोषण होता है ऑप्शन यूरिया, ग्लूकोज, जल और लवण। तो नेफ्रॉन के अंदर किसका अवशोषण होता है? ग्लूकोज का। किसका होता है? ग्लूकोज का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है। अगला है, पेडोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? पेडोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स में, बोमेन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में, बोमेन कैप्सूल की बाह्य भित्ति में, ग्लोमेरुलर कोशिकाओं की भित्ति में। तो पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पे पाई जाती है? बोमेन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में। सही ऑप्शन क्या है? बोमेन कैप्सूल की आंतरिक भित्ति में। अगला प्रश्न, परानिषेचन कहाँ होता है? परानिषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन बोमेन संपुट में, मूत्राशय में, रुधिर वाहिनियों में और कोशिका गुच्छ में। तो परानिषेचन कहाँ पे होता है? कोशिका गुच्छ, जो कहाँ पे पाई जाती है? बोमेन संपुट में। देखो ये इस प्रकार की प्यालेनुमा संरचना बनती है, ठीक है, जिसका बाहरी भाग होता है वो तो क्या कहलाता है? बोमेन संपुट कहलाता है। और इसके अंदर कोशिकाओं का गुच्छ होता है, उसको क्या बोला जाता है? कोशिका गुच्छ बोला जाता है। अगला है, मेलफिदिकाय होता है, मेलफिदिकाय किसको बोलते हैं? ऑप्शन सुनना पहले, वक्र नलिकाएं, बोमेन संपुट व कोशिका गुच्छ, बोमेन संपुट व वक्र नलिकाएं, उपरोक्त सभी। तो देखो मेलफिदिकाय किसको बोलते हैं? जैसे ये बाहर वाला आवरण होता है बोमेन संपुट और अंदर वाला क्या होता है? कोशिका गुच्छ। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? मेलफिदिकाय। तो इसमें सही है बोमेन संपुट व कोशिका गुच्छ। अगला प्रश्न, बोमेन संपुट पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं बोमेन संपुट? तो ग्लोमेरुलस में, यूरी नेफ्रस नलिका में, नेफ्रॉन में, मेलफिदिकाय में। तो बोमेन संपुट कहाँ पे पाए जाते हैं? नेफ्रॉन में। अगला, यकृत में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? यकृत में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सुनना, नाइट्रोजन, ग्लाइकोलाइसिस, आर्थिनिरीन चक्र, क्रेब्स चक्र। तो यकृत में यूरिया का निर्माण किसके द्वारा होता है? आर्निथीन चक्र। किसके द्वारा? आर्निथीन चक्र। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के वक्र होते हैं, मनुष्य के वक्र होते हैं। ऑप्शन सुनना, मेसोनेफ्रिक प्रकार के, मेटानेफ्रिक प्रकार के, प्रोनेफ्रिक प्रकार के, सभी। तो मनुष्य के वक्र वो किस प्रकार के होते हैं? मेटानेफ्रिक प्रकार के। मनुष्य के वक्र किस प्रकार के होते हैं? मेटानेफ्रिक प्रकार के। अगला प्रश्न, हेनले का लूप होता है। ऑप्शन ग्लोमेरुलर निस्यंदन, यूरिया, मूत्र, रुधिर। तो हेनले का लूप क्या होता है? ग्लोमेरुलर निस्यंदन, क्योंकि इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म अंकुर, रसांकुर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, नेफ्रॉन में जल के पुनः अवशोषण का नियामक हार्मोन, नेफ्रॉन में जल के पुनः अवशोषण का नियामक हार्मोन। ऑप्शन ACTH, STH, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन। तो सही क्या होगा? वेसोप्रेसिन। अगला, वक्र में पथरी का निर्माण का कारण है, मतलब वक्र में पथरी का निर्माण होता है उसका कारण क्या होता है? ऑप्शन कार्बोनेट्स, ऑक्सलेट्स, कोलेस्ट्रॉल, उपयुक्त सभी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें सही होगा ऑक्सलेट्स। क्या सही होगा? ऑक्सलेट्स। इसके कारण क्या होता है? पथरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक वक्र में लगभग नेफ्रॉन होते हैं, मतलब एक वक्र होता है उसके अंदर लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? तो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो लगभग कितने माने जाते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन है वो पाए जाते हैं। अगला, मनुष्य में मूत्राशय तथा मूत्रवाहिनियों की दीवारें किसकी बनी होती है? मनुष्य में मूत्राशय व मूत्रवाहिनियों की दीवारें किसकी बनी हुई होती है? ऑप्शन संयोजी ऊतक, रेखीय ऊतक, अरेखीय ऊतक, हृदय पेशी। तो किसकी बनी हुई होती है? अरेखित पेशी तंतुओं की। किसकी? अरेखित पेशी तंतुओं की। वक्र में वर्टिनी के वक्री स्थल उपस्थित होते हैं। ऑप्शन कॉर्टेक्स में, मेडुला में, पेल्विस में और मेलफिदिकाय में। तो किस में उपस्थित होते हैं? मेडुला में। एक मनुष्य प्रतिदिन औसतन
मूत्र उत्सर्जित करता है। एक मनुष्य है वो लगभग कितना मूत्र है वो उत्सर्जित करता है? तो 1 से 1.5 लीटर, 3.5 से 4 लीटर, 6 लीटर, 2 से 2.5 लीटर। तो एक मनुष्य है वो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर है वो मूत्र का क्या करता है? उत्सर्जन करता है, अपने शरीर से बाहर निकालता है। अगला प्रश्न, वक्र द्वारा कौन से पदार्थ का स्त्रवण होता है? तो वक्र द्वारा कौन से पदार्थ का स्त्रवण होता है? रेनिन। कौन से पदार्थ का स्त्रवण होता है? रेनिन का स्त्रवण होता है। अगला, मानव का दाहिना वक्र बाएं वक्र से कहाँ स्थित होता है? मनुष्य का दाहिना वक्र बाएं वक्र से कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन आगे की ओर, पीछे की ओर, ऊपर की ओर, उपरोक्त सभी। तो आगे की ओर स्थित होता है। मूत्राशय की भित्ति में पाए जाने वाले स्तर, ऑप्शन शिरोशा स्तर, अरेखित पेशी स्तर, श्लेष्मिक स्तर, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन इसके अंदर सही क्या होगा? उपयुक्त सभी, मतलब सभी प्रकार के ये पाए जाते हैं। NaCl का परिवहन हेलने के लूप के किस भाग द्वारा होता है? NaCl का परिवहन हेलने के लूप के किस भाग द्वारा होता है? ऑप्शन है आरोही भुजा, अवरोही भुजा, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो आरोही भुजा सही क्या होगा? आरोही भुजा। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के वक्र की आकृति होती है? ऑप्शन सेव के बीज के आकार की, बादाम के आकार की, तिल के आकार की, उपरोक्त सभी। तो मनुष्य के वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है? सेव के बीज के आकार की। अगला प्रश्न, मेडुला के उभाड़ जो कोर्टेक्स में धसे होते हैं कहलाते हैं? मेडुला के उभाड़ जो कोर्टेक्स में धसे होते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन वक्र, पिरामिड, हाइलम, उपरोक्त सभी। तो मनुष्य के उभाड़ जो कोर्टेक्स में धसे होते हैं उनको क्या बोला जाता है? पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न है जो रिक्त स्थान है, इतने क्या थे? ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। अब आगे है रिक्त स्थान। इन प्रश्नों के अंदर आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं ये भी आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि ये इतने प्रश्न मैंने पूछे हैं, इनमें से आपको इतने प्रश्न है वो पहले से आ रहे थे। और ये प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर लगभग चांस है कि इन्हीं में से प्रश्न है वो आएंगे, इनसे कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो खाली स्थान, रिक्त स्थान, प्रश्न सुनना। वक्र के भीतरी अवतल सतह की ओर गड्ढे जैसी एक संरचना होती है जिसे खालिस्तान कहते हैं। क्या बोला जाता है? हाइलम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाइलम। अगला, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया खालिस्तान होती है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया खालिस्तान होती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। अगला प्रश्न है अमोनोटेलिक का उदाहरण है। अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक किसको बोला जाता है? जो अमोनिया को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। जो अमोनिया को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है उसको क्या बोला जाता है? अमोनोटेलिक बोला जाता है। तो अमोनोटेलिक का उदाहरण क्या होता है? अमीबा। क्या होता है? अमीबा। नेक्स्ट प्रश्न, मूत्राशय में औसतन खालिस्तान मिलीमूत्र आ सकता है? मतलब मूत्राशय होता है उसके अंदर लगभग कितना मूत्र है वो आ सकता है? तो 700 से 800 मिली। कितना आ सकता है? 700 से 800 मिली। अगला प्रश्न, कोशिका गुच्छ में छना हुआ प्लाज्मा खालिस्तान निस्यंदन कहलाता है? ग्लोमेरुलर। क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र का बाहरी भाग खालिस्तान कहलाता है। वक्र का बाहरी भाग क्या कहलाता है? वलकुट। और अंदर का भाग क्या कहलाता है? मध्यांश। नेक्स्ट प्रश्न, वर्टिनी के वक्र स्तंभ का संबंध रिक्त स्थान होता है वक्र से। किससे होता है? वक्र से। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? यूरिकोटेलिक। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले प्राणी खालिस्तान कहलाते हैं यूरिकोटेलिक। तो देखो ये तीनों चीज़ें याद रखना। एक तो अमोनोटेलिक जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, और यूरिकोटेलिक जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मनुष्य होता है वो क्या होता है? यूरिया का उत्सर्जन यूरियोटेलिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र की कोशिका गुच्छ से निकलने वाली रुधिर वाहिनियों का नाम खालिस्तान है अपवाहिका। क्या नाम होता है? अपवाहिका। और सबसे लास्ट क्वेश्चन, वक्र नलिका का अग्रभाग खालिस्तान कहलाता है मेलफिदिकाय। अग्रभाग क्या कहलाता है? मेलफिदिकाय कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो मानव के उत्सर्जन तंत्र चैप्टर है उसके अंदर से थे। जो अपने ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं, उनमें इस चैप्टर से बाहर एक भी प्रश्न
जो मैंने अभी बताए उनसे बाहर नहीं जाएगा। अभी तक हमने 22वां, 23वां और ये 24वां 4 चैप्टर हैं, उनके इंपॉर्टेंट पर्सन है वो देख लिए हैं। उनके वीडियो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 12 जीव विज्ञान महत्वपूर्ण पर्सन, उनके अंदर आप देखिए। बाकी चैप्टर हैं उनके वीडियो बहुत सारे बनाए हुए हैं अपने इस चैनल पे। अगर कोई चैप्टर कम समझ में आया हुआ है तो उसको भी आप अच्छी तरह से देख लें। अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनके साथ में भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।